हेलो एवरीवन, अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। और आप में से बहुत सारे ऐसे व्यूवर्स जो कि मेरे चैनल पे न्यू हैं और फर्स्ट टाइम मेरी वीडियो देख रहे हैं, सो लेट मी टेल देम दैट मेरे चैनल पे बहुत सारी प्लेलिस्ट हैं रिलेटेड टू डिफरेंट आस्पेक्ट्स ऑफ सोशियोलॉजी, जिसमें एंथ्रोपोलॉजी भी है, जिसमें थ्योरीज भी हैं, जिसमें बेसिक कॉन्सेप्ट्स भी हैं, रिसर्च भी है। इसके साथ साथ एक न्यू प्लेलिस्ट ऐड की है दैट इज़ CSS प्रिपरेशन, जिसका आज टॉपिक नंबर 2 है, जिस पे बात करने वाली हूँ इस वीडियो में। बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनको नो हाउ नहीं होता अबाउट सोशियोलॉजी, बट वो CSS की प्रिपरेशन कर रहे होते हैं और उन्हें ऑप्ट किया होता है सोशियोलॉजी को एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट। सो आई होप कि मेरी ये जो प्लेलिस्ट है ये उन स्टूडेंट्स के लिए जो कि किसी भी तरह का टेस्ट देने वाले हैं, चाहे वो जॉब के लिए हो या फिर CSS वगैरह के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सो मुझे उम्मीद है कि मेरी ये जो वीडियोज़ हैं और ये जो प्लेलिस्ट है CSS के हवाले से ये उनके लिए हेल्पफुल होगी। सो लेट्स टेक अ स्टार्ट। इस वीडियो में जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं इट इज़ कल्चर। सोशियोलॉजी में कल्चर एक बहुत इम्पॉर्टेंट आस्पेक्ट है सोसाइटी का और एक बहुत इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, कॉन्सेप्ट है जो कि पढ़ाया जाता है, समझा जाता है। सोशियोलॉजी इज़ ऑल अबाउट स्टडी ऑफ सोसाइटी, और सोसाइटी के अंदर अगर कल्चर नहीं है तो समझे कुछ भी नहीं है। कल्चर ही वो एलिमेंट है जो कि आपको लैंग्वेज देता है ताकि आप बात कर सकें, आपको सिंबल्स देते हैं टू रिवेयर, आपकी जो मटेरियल कल्चर है, आपके टाउन्स, फूड, आपकी बिल्डिंग्स, आपके डिफरेंट टूल्स वगैरह, द वे यू ड्रेस अप, जितनी भी चीज़ें हैं ये सब कल्चर की दी हुई चीज़ें हैं। सो पेपर के अंदर किसी भी तरह का सवाल अगर कल्चर के बारे में आता है तो मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में जो भी इम्पॉर्टेंट चीज़ें हैं कल्चर से रिलेटेड, लाइक डेफिनेशन, एलिमेंट्स, फंक्शंस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ कल्चर और साथ ही साथ और डिफरेंट टर्म्स जो कि इस कल्चर के अंदर, कल्चर कॉन्सेप्ट के अंदर अंडरस्टैंड की जाती हैं या समझनी चाहिए, वो सब इस वीडियो में ऐड की हैं ताकि आप इस ओवरऑल टॉपिक को इसी वीडियो में कवर कर लें और पेपर में किसी भी तरह का सवाल अगर आता है तो आप उसे ईजीली अटैम्प्ट कर सकें। सो स्टार्ट करते हैं बाय डिफाइनिंग कल्चर। अगर आम अल्फाज में समझा जाए तो कल्चर शेयर्ड होता है, मीन्स जो मेंबर्स ऑफ सोसाइटी हैं जो एक पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं वो एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं। किस तरह से? मिसाल के तौर पे अगर मैं किसी रिलीजियस ट्रेडिशन में जाती हूँ, कोई रिलीजियस ट्रेडिशन है, कोई रिलीजियस सेरेमनी है जिसको मैं अटेंड करती हूँ, अब वहाँ पे जितने भी लोग आए हुए होंगे वो उसी सेरेमनी को अटेंड करने आए हुए होंगे। जैसे अभी आने वाले वक्त में फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम मुस्लिम्स की बात करें, हम 12 रबीउल अव्वल की बात करते हैं, उसमें मिलाद वगैरह होते हैं, डिफरेंट सेरेमनीज़ होती हैं, तो लोग वहाँ पे गैदर होते हैं, लोग यूनाइटेड होते हैं। तो वो बेसिकली एक अपना ट्रेडिशन है, एक रिलीजियस ट्रेडिशन है जिसको एक दूसरे के साथ शेयर कर रहे होते हैं। इसी तरह से सिंधी कल्चरल डे मनाया जाता है जिसमें लोग एक ही तरह की ड्रेसिंग करके, अजरक वेयर करके और एक ख़ास किस्म का ड्रेस कोड होता है उनका जो वो पहन कर वेयर करके एक दूसरे के साथ गैदर होते हैं, मिलते हैं, यूनिटी शो कर रहे होते हैं, टुगेदरनेस शो कर रहे होते हैं। सो डैट इज़ व्हाट वी कॉल शेयरिंग ऑफ कल्चर। सो कल्चर शेयर्ड होता है, साथ ही साथ ये ट्रांसमिटेड होता है। बाय बर्थ आप इस चीज़ को बायोलॉजिकली लेकर नहीं आते हैं, बल्कि जब आपकी अपब्रिंगिंग और आपकी बर्थ एक फैमिली के अंदर होती है तो आपके जो एंसेस्टर्स हैं, आपके जो पेरेंट्स हैं, वो आप तक अपने कल्चर को ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। मीन्स हम जितनी भी चीज़ें सीख रहे होते हैं, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल हमारी बर्थ होती है फैमिली में, वो हमें कल्चर प्रोवाइड करते हैं, वो हमें हर चीज़ सिखाते हैं, आपको कैसे कपड़े पहनने हैं, आपको रिलीजियस सेरेमनीज़ हैं अगर तो वो आपको किस तरह से अटेंड करनी है, और डिफरेंट फेस्टिवल्स हैं तो वो कैसे सेलिब्रेट करने हैं, डिफरेंट चीज़ें, इवन डे टू डे जो आपके इंटरेक्शंस और बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं वो बेसिकली आपका कल्चर ही है जो आपके पेरेंट्स या आपके एंसेस्टर्स, आपके फैमिली मेम्बर्स आप तक ट्रांसमिट करते हैं। फिर आप घर से निकलने के बाद अपने पीयर्स में जाते हैं, नेबरहुड्स में जाते हैं, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस के अंदर जाते हैं, इवन मीडिया से कनेक्टेड होते हैं। सो आप कल्चर को अडॉप्ट कर रहे होते हैं और कल्चर आप तक ट्रांसमिट हो रहा होता है। सो कल्चर की जो ये 2 इम्पॉर्टेंट करेक्टरिस्टिक्स हैं वो यही हैं कि कल्चर शेयर्ड है, हम एक दूसरे के साथ अपने अपने कल्चर्स को शेयर कर रहे होते हैं, और कल्चर ट्रांसमिटेड होता है। किस तरह से ट्रांसमिट होता है? लर्निंग के थ्रू हम लर्न करते हैं चीज़ों को। एक होता है बायोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी बाय बर्थ हेरिडिटरी तौर पर इनहेरिटेंस है, कोई चीज़, कोई करेक्टरिस्टिक्स, कोई ट्रेट्स आप में मौजूद हैं, और एक होता है लर्निंग, हम लर्निंग के थ्रू, लोगों से इंटरेक्शन के थ्रू चीज़ों को सीख रहे होते हैं, और उनमें से एक चीज़ आपका कल्चर भी है जो कि आपके बिहेवियर्स को और आपके बिलीव्स को शेप कर रहा होता है। जैसे आप जेंडर रोल्स की बात करते हैं, मिसाल के तौर पे
अब आगे जब इस वीडियो को कंटिन्यू करूँगी तो उसमें जेंडर एक कॉन्सेप्ट है। बेसिकली अगर आप बायोलॉजिकली बात करें, सो बायोलॉजिकली आप जेंडर नहीं, आप सेक्स नेम देते हैं, बायोलॉजिकल डिफरेंस बिटवीन मेल एंड फीमेल। लेकिन वो डिफरेंसेस जो कि सोशली कंस्ट्रक्टेड होते हैं, जो सोसाइटी ने कंस्ट्रक्ट किए हुए होते हैं, वो जेंडर कहलाता है। आप फीमेल्स को फ़ौरन से टोकते हैं, आपको ऐसे बैठना है, आपको ऐसे बात करनी है, आपको घर के कामों में अपना रोल प्ले करना है, आपको डोसाइल होना है, आपको केयरिंग होना है, आपको आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है। ऑन दी अदर हैंड मेल्स को हम डिफरेंट तरह से देख रहे होते हैं कि वो अथॉरिटेरियन है। विद रेफरेंस टू पाकिस्तानी सोसाइटी अगर बात करें, हम कहेंगे वो डिसीजन मेकिंग में पार्ट ले सकते हैं, वो अथॉरिटेरियन है, वो ऊंची आवाज़ में भी बात कर सकते हैं और उनको रोना नहीं है, उनमें इमोशंस नहीं होने चाहिए। तो ये सारी चीज़ें हैं। रोना नहीं है मर्दों के लिए कहा जाता है, बी स्ट्रॉन्ग कहा जाता है। सो ये वो रोल्स हैं जो बेसिकली हम लर्न कर रहे होते हैं। यानी छोटा सा बच्चा जो अल्टीमेटली अपने इर्द गिर्द देखता है कि किस तरह से एक फ़ीमेल के साथ बिहेव किया जा रहा है और कैसे एक मेल के साथ बिहेव किया जा रहा है, तो वो वही चीज़ों को सीखता है। इसी तरह से और डिफरेंट कैरेक्टरिस्टिक्स हैं जो कि हम सीख रहे होते हैं देखकर। सो अगर आप कल्चर की अर्लीस्ट डेफिनेशंस की बात करें, बिल्कुल शुरू की डेफिनेशंस की बात करें, सो टेलर ने 1871 में एक डेफिनेशन दी थी। उनके अकॉर्डिंग कल्चर या सिविलाइजेशन एक कॉम्प्लेक्स होल है जिसमें नॉलेज भी आ जाता है, जिसमें आपके बिलीव्स, आर्ट, लॉ, मोरल्स, कस्टम्स और डिफरेंट हैबिट्स वगैरह भी आ जाती हैं जो कि किसी भी सोसाइटी के मेंबर्स एक्वायर करते हैं। यानी एक सोसाइटी के अंदर जो लोग मौजूद हैं, उनका आर्ट, उनके बिलीव्स, उनका नॉलेज, उनकी कस्टम्स, उनके रस्म व रिवाज, सारी चीज़ें कल्चर कहलाती हैं। सेकेंड डेफिनेशन जो कि बहुत मॉडर्न और रिसेंट डेफिनेशन है, उसके अकॉर्डिंग सोसाइटी shared and socially transmitted ideas, values and perceptions which are used to make sense of experience and generate behavior and are reflected in the behavior। माशरे में मौजूद ऐसे आइडियाज़ जो कि शेयर्ड हैं, ऑलरेडी इसका मतलब बता चुकी हूँ, और ट्रांसमिटेड हैं, ये भी बता दिया है कि आपके एंसेस्टर्स आप तक उसको ट्रांसमिट करते हैं। वो तमाम आइडियाज़, आपके वैल्यूज़, आपकी परसेप्शन, जितनी भी चीज़ें हैं, वो सब कल्चर कहलाती हैं। और ये तमाम चीज़ें मिलकर आपके बिहेवियर्स को बनाती भी हैं और आपके बिहेवियर्स को शेप भी करती हैं, और आपका बिहेवियर बेसिकली आपके कल्चर को रिफ्लेक्ट कर रहा होता है। यानी अगर कोई अजरक पहनकर आपके सामने आ जाएगा तो आप उसको देखकर, बेशक वो सिंधी नहीं भी होगा, लेकिन आप देख के समझ जाएंगे कि ये क्योंकि उसने ऐसा ड्रेस कोड पहना है तो वो सिंधी है। बलोचीज़ का एक अपना अलग सा ड्रेस कोड है, अगर वो पहन के आ जाएंगे तो आप देखकर समझ जाएंगे। गिलगिती लोग जो है ख़ास किस्म की हैट यूज़ करते हैं, उसको देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। मीन्स हर किसी के अपने अपने ट्रेडिशंस हैं, अपने अपने मटेरियल या नॉन मटेरियल कल्चर के डिफरेंट आस्पेक्ट्स हैं जो कि लोगों के बिहेवियर्स के अंदर रिफ्लेक्ट हो रहे होते हैं, क्योंकि कल्चर हम में इंस्टिंक्ट हो चुका होता है, इंटरनलाइज हो चुका होता है। आगे बढ़ते हैं, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कल्चर की बात करते हैं। जो बेसिक खुसूसियात हैं कल्चर की, उनमें से कुछ खुसूसियात यहाँ पे ऐड की हैं। फ़र्स्ट ऑफ ऑल, कल्चर लर्नड होता है। लर्न के मीनिंग ऑलरेडी बता चुकी हूँ। एक इंडिविजुअल की जब बर्थ होती है तो वो उसकी लर्निंग तब से स्टार्ट हो जाती है। उसकी लाइफ में जैसे जैसे डेवलपमेंट आती है, जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वैसे वैसे वो नई नई चीज़ों को सीखता है, अडॉप्ट करता है। और उस लर्निंग में से एक लर्निंग है कल्चर। हर इंडिविजुअल अपने ख़ास कल्चर को सीखता है, एक ख़ास लैंग्वेज सीखता है जिस कल्चर से वो बिलोंग करता है। उस कल्चर में मौजूद जो रस्म व रिवाज होते हैं, जो तौर तरीके होते हैं, जो बिहेवियरल पैटर्न्स होते हैं, वो सब एक इंडिविजुअल लर्न कर रहा होता है, उसको सिखाए जा रहे होते हैं। और ये जो कल्चर लर्निंग प्रोसेस है, इसको इनकल्चरेशन कहा जाता है। इस टर्म को भी याद रखिएगा, मे बी कहीं एमसीक्यूज़ में पूछी जा सकती है। नेक्स्ट, एक और खुसूसियत जो ऑलरेडी डिस्कस कर चुकी हूँ, कल्चर शेयर्ड होता है। आप एक दूसरे के साथ, मेंबर्स ऑफ सोसाइटी या डिफरेंट कल्चर्स, डिफरेंट सोसाइटीज़ एक दूसरे के साथ अपने कल्चर को शेयर कर रहे होते हैं। एंड इट इज़ बेस्ड ऑन सिम्बल्स। अब सिम्बल्स को अगर आप मज़ीद डिटेल में अगर समझना चाहते हैं, सो एक प्लेलिस्ट है सोशियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव्स एंड थ्योरीज़ के नाम से। वहाँ पे एक पर्सपेक्टिव है सिंबॉलिक इंटरेक्शनिज्म, आप उसको विज़िट कर लें। उसमें डिटेल में बताया गया है कि किस तरह से डिफरेंट कल्चर्स के अंदर डिफरेंट सिंबल्स होते हैं और उन सिंबल्स को मीनिंग देकर लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ये मीनिंग्स वेरी कर रहे होते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। यानी एक सोसाइटी में अगर थंब शो करने का मतलब कुछ और है तो दूसरी सोसाइटी में उसका मतलब कुछ और है। सो सिंबल्स बेसिकली एक ख़ास तरह के आस्पेक्ट्स कह लें जिनको
कोई ख़ास मीनिंग दे के लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट कर रहे होते हैं, और ये भी कल्चर का पार्ट है, कल्चर की खसूसियत है, क्योंकि हर कल्चर में इनके डिफरेंट मीनिंग्स होते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट जो सिंबल है वो है आपकी लैंग्वेज। मोस्ट इम्पॉर्टेंट सिंबल आपका लैंग्वेज है। लैंग्वेज सिंपलाइज करता है कि आप किस कल्चर से बिलोंग करते हैं। फिर साथ ही साथ मनी और आर्ट वगैरह भी आपके कल्चर को सिंबलाइज करता है। आप आर्ट देखकर भी, आप लिटरेचर देखकर भी पहचान सकते हैं कि ये कौन से कल्चर का है, कौन से कल्चर का पार्ट है। नेक्स्ट इज कल्चर इंटीग्रेटेड होता है। मीन्स कल्चर के जो वेरियस पार्ट्स हैं वो एक दूसरे के साथ इंटरकनेक्टेड होते हैं, जिसको एक और टर्म दी जाती है, दैट इज़ हॉलिज्म। एंड फाइनली कल्चर इज़ डायनेमिक। कल्चर इंटरेक्ट करता है और कल्चर चेंज भी होता रहता है। कल्चर की एक और खसूसियत है, इसमें वेरिएशंस आते रहते हैं ओवर टाइम। और इसकी सबसे बड़ी मिसाल आप खुद देख सकते हैं, आज से पहले की सोसाइटीज़ के अंदर कैसा था कल्चर, और आज की सोसाइटी में कल्चर कितना मॉडिफाइड हो चुका है। पहले की लैंग्वेजेस, अभी की लैंग्वेजेस, पहले के टूल्स देख लीजिए, अभी के टूल्स, पहले का ड्रेस कोड, अब का ड्रेस कोड। सो कल्चर डायनेमिक है। जब एक दूसरे के साथ सोसाइटीज़ और लोग इंटरेक्ट करते हैं, जब अडेप्ट वगैरह करते हैं, कल्चर्स को एब्जॉर्ब करते हैं, तो कल्चर के अंदर चेंजेस और मॉडिफिकेशंस और अल्टरेशंस होती रहती हैं। नेक्स्ट, अगर कोई ऐसा सवाल आ जाता है जिसमें आपसे कहा जाता है आप कल्चर और अडेप्टेशन की बात करें, तो देखें, ह्यूमन बीइंग्स रिलाई करते हैं कल्चरल अडेप्टेशन पे। लाजमी नहीं है कि जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस हैं वो सारी अडेप्टिव हों, कि आप जितनी भी कल्चरल प्रैक्टिसेस देखते हैं अपने इर्द गिर्द आप सबको अडेप्ट कर सकें। और ये भी लाजमी नहीं है कि जितनी भी अडेप्टेशन होती है कल्चर के हवाले से वो अच्छी हो। कई बार ऐसा भी होता है, आप कोई ऐसे फीचर्स को, कल्चर के कोई ऐसे फीचर्स को अडेप्ट कर लेते हैं जो कि मेल अडेप्टिव होते हैं, जैसे कि फ़ास्ट फूड। अब पाकिस्तानीज़ की अगर बात करें, यहाँ पे पाकिस्तान के अंदर कितना फ़ास्ट फूड ट्रेंड है, स्पेशली टीनेजर्स के दरमियान में फ़ास्ट फूड को बहुत पसंद किया जा रहा होता है। ये हमारा कल्चर तो नहीं है, हमारे कल्चर का पार्ट तो नहीं है, हमने कहीं और से अडेप्ट किया है, लेकिन ये मेल अडेप्टेशन है। फ़ास्ट फूड के कितने सारे हेल्थ हैज़र्ड्स हैं, लेकिन वो सब जानते हुए डिस्पाइट दी फैक्ट हम उसको यूटिलाइज़ कर रहे होते हैं, क्योंकि हम उसे पसंद कर रहे होते हैं, हमने उसे अडेप्ट कर लिया है। साथ ही साथ न्यूक्लियर वेस्ट, क्लाइमेटिक चेंज, पोल्यूशन वगैरह की अगर आप बात करें, आपने इंडस्ट्रीज़ लगा दी, फैक्ट्रीज़ लगा दी, और उसके बाद आपको तो ये लगा कि आप डेवलप हो रहे हैं, लेकिन ऑन दी अदर हैंड आप पोल्यूशन भी क्रिएट कर रहे हैं। सो कल्चरल अडेप्टेशन हमेशा अच्छी नहीं होती, कई मरतबा मेल अडेप्टेशन भी हो जाती है। लेकिन सबसे बड़ी बात, क्योंकि कल्चर अडेप्टिव है और क्योंकि डायनेमिक है, तो अगर आप अपने प्रॉब्लम्स को एक दफ़ा आइडेंटिफाई कर लें कि एक प्रॉब्लम क्रिएट हो चुका है, सो कल्चर अगेन भी चीज़ों को अडेप्ट कर सकता है पॉजिटिव वे में, और हम जितने भी प्रॉब्लम्स हैं उनके सॉल्यूशंस की तरफ भी जा सकते हैं। सो ये एक छोटा सा एडिशन थी इसमें, जिसमें ये बताया गया कि कल्चर और अडेप्टेशन का आपस में कैसा इंटरलिंक है। नेक्स्ट बात करते हैं फंक्शंस की। फंक्शंस की अगर बात की जाए तो कल्चर डिफरेंट तरह के फंक्शंस परफॉर्म कर रहा होता है आपकी सोसाइटी में, जिनमें से कुछ यहाँ पर ऐड किए हैं। मिसाल के तौर पे कल्चर डिफाइंस सिचुएशन। आप जिस भी सोसाइटी के अंदर मौजूद हैं, अपने कल्चर के हिसाब से आप कल्चर के अकॉर्डिंग सिचुएशन को डिफ़ाइन कर सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पे किसी कल्चर में कहा जाता है कि अगर कोई आपको स्माइल करके ग्रीट करता है, सो दैट इज़ अ सिंबल ऑफ अटेंशन एंड कॉन्फिडेंस। सो अगर कोई आपको स्माइल पास करेगा तो आप उस चीज़ को पसंद करेंगे, आपको लगेगा, अगर आप उस पर्टिकुलर कल्चर से बिलोंग करते हैं जहाँ पे ऐसा समझा जाता है, सो आप उसको पॉजिटिव वे में लेंगे। ऑन दी अदर हैंड ऐसी सोसाइटी जहाँ का कल्चर स्माइली गेस्चर को पसंद नहीं कर रहा होता, तो वहाँ पे आप उसके डिफरेंट मीनिंग्स लेंगे और उन मीनिंग्स के अकॉर्डिंग आप सिचुएशन को डिफ़ाइन करेंगे कि सिचुएशन वर्स्ट है या फिर अच्छी सिचुएशन है। कल्चर आपके एटीट्यूड्स, वैल्यूज़ और गोल्स को डिफ़ाइन करता है। ये आपका कल्चर ही है जो आपके एटीट्यूड्स को शेप करता है, आपको बताता है कि आपकी क्या क्या वैल्यूज़ हैं, मीन्स क्या चीज़ डिज़ायरेबल है, क्या अच्छी है, क्या बुरी है, क्या अनडिज़ायरेबल है, और फिर उसी के अकॉर्डिंग आपके गोल्स सेट होते हैं और अटेंड होते हैं। साथ ही साथ कल्चर मिथ्स, लेजेंड्स और सुपर नेचुरल को डिफ़ाइन करता है। इस पॉइंट को अगर आप और अच्छे से अंडरस्टैंड करना चाहते हैं, सो मेरी चैनल पे एक वीडियो मौजूद है, ऑगस्ट कॉम्टे लॉ ऑफ 3 स्टेजेस, जिसमें से जो फर्स्ट वाली उन्होंने स्टेज बताई थी, थियोलॉजिकल स्टेज, दैट वाज प्योरली रिलीजियस स्टेज, जिसमें उस स्टेज के अकॉर्डिंग आप हर चीज़ को, अपने इर्द गिर्द होने वाली हर सिचुएशन को, हर हैपनिंग को गॉड्स विल समझ रहे होते हैं। सो कल्चर के अंदर जो एक और एस्पेक्ट है आपका रिलीजन,
वो आपको डिफ़ाइन कर रहा होता है डिफरेंट मिथ्स, और ये मिथ्स, ये जो लेजेंड्स वगैरह हैं और ये जो सुपर नेचुरल डिवाइन फोर्सेस हैं, ये हर कल्चर में उसके रिलीजन के अकॉर्डिंग वेरी कर रही होती हैं। सो ये कॉन्सेप्ट भी आपको आपका कल्चर दे रहा होता है। साथ ही साथ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, कल्चर प्रोवाइड्स यू बिहेवियर पैटर्न्स। कल्चर में नॉर्म्स होते हैं, कल्चर में वैल्यूज़ होते हैं, मीन्स आपको बताया जाता है आपकी सोसाइटी के डूज एंड डोंट्स क्या हैं, कौन सा बिहेवियर एक्सपेक्टेड है, कौन सा एक्सेप्टेबल है, कौन सा एक्सेप्टेबल नहीं है। तो जब ये सारी चीज़ें आप सीख जाते हैं तो आपका बिहेवियर रेगुलेट होता है और फिर आप उसी अकॉर्डिंग बिहेव कर रहे होते हैं। नेक्स्ट है कल्चर एंड सोसाइटी। अगर कोई ऐसा सवाल आता है जिसमें वो आपसे कहते हैं कि कल्चर और सोसाइटी का रिलेशनशिप बताएं, तो बहुत आसान सी बात है। कल्चर की अगर आप बात करें, सोसाइटी कल्चर के बगैर एग्जिस्ट कर ही नहीं सकती। दोनों एक दूसरे पे इंटरडिपेंडेंट हैं और दोनों का एक दूसरे के साथ रेसिप्रोकल रिलेशनशिप है कल्चर और सोसाइटी का। किस तरह से? इससे जो पहले का टॉपिक है इसी प्लेलिस्ट के अंदर जो मौजूद है, इंडिविजुअल एंड सोसाइटी, उसमें आपने अंडरस्टैंड किया था कि इंडिविजुअल और सोसाइटी एक दूसरे के साथ कैसे इंटरलिंक्ड हैं। ना इंडिविजुअल सोसाइटी के बगैर रह सकता है, ना सोसाइटी इंडिविजुअल के बगैर एग्जिस्ट कर सकती है। और यही इंडिविजुअल्स हैं जो कि कल्चर को क्रिएट, शेयर और ट्रांसमिट कर रहे होते हैं। तो जाहिर है इंडिविजुअल होगा तो फिर कल्चर भी होगा, और जब कल्चर होगा तो जाहिर है सोसाइटी भी होगी। आपस में इन सब का इंटरकनेक्शन है। कल्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मिसाल के तौर पे कल्चर के अंदर आपको रूल्स रेगुलेशंस बताए हुए हैं, आपके लॉज हैं जो कि आपके बिहेवियर को गवर्न कर रहे हैं, अगर ये सब ना हो तो फिर इंसानों का माशरा इंसानों का नहीं, जानवरों का कहलाएगा। फिर वो सोसाइटी नहीं, वो जंगल कहलाएगा। सोसाइटी क्यों सोसाइटी है? क्योंकि वहाँ पे कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस हैं, कुछ ऐसे कंडक्ट ऑफ बिहेवियर है, रेगुलेशंस ऑफ बिहेवियर है जिनको लोग फॉलो कर रहे हैं। सोशल कंट्रोल है डिफरेंट चीज़ों के थ्रू, चाहे वो आपका रिलीजन हो या चाहे वो आपका स्टेट, आपका लॉ हो, आपका कॉन्स्टिट्यूशन हो, आपके बिहेवियर्स को रेगुलेट कर रहा है, जिसके थ्रू आपकी सोसाइटी में हार्मनी क्रिएट हो रही है। सो इन दैट वे कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड। फिर साथ ही साथ किसी सोसाइटी की खूबसूरती उसके लोग हैं, और उन लोगों की मज़ीद खूबसूरती या मॉडिफिकेशन कल्चर की वजह से आती है। लैंग्वेज है, डिफरेंट तरह की लैंग्वेजेस बोली जाती हैं जो सोसाइटी को और मज़ीद मॉडिफिकेशन दे रही होती हैं, डाइवर्सिटी आ रही होती है, वैरायटी आ रही होती है। सो इन दैट वे कल्चर एंड सोसाइटी आर इंटरकनेक्टेड। अब बात करेंगे टाइप्स ऑफ कल्चर की। कल्चर बेसिकली दो तरह का होता है, एक है आपका मटेरियल कल्चर और दूसरा है नॉन मटेरियल कल्चर। अगर आप मटेरियल कल्चर की बात करें तो वो तमाम फिज़िकल ऑब्जेक्ट्स, वो तमाम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स जो कि लोग इस्तेमाल करते हैं अपने कल्चर को डिफ़ाइन करने के लिए, और जो एक्चुअली उस कल्चर के मेंबर्स के बिहेवियर और परसेप्शन को डिफ़ाइन करते हैं, उनको आप मटेरियल कल्चर कहते हैं। आप जब बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में दुबई आता है। आप जब पायरामिड्स का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में इजिप्ट आता है। अगर आप मज़ार कायद का नाम सुनते हैं तो आपके माइंड में कराची आता है। सो तमाम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, अगर आप ताजमहल का नाम सुनेंगे तो आपके माइंड में इंडिया आ जाएगा। तमाम मैन मेड ऑब्जेक्ट्स, इंसान के खुद के बनाए हुए ऑब्जेक्ट्स जो ऑन दी अदर हैंड इंसान के ही बिहेवियर को इन्फ्लुएंस कर रहे होते हैं, वो तमाम आपकी मटेरियल कल्चर का पार्ट हैं। अगर आप नॉन मटेरियल की बात करें तो आपकी नॉर्म्स, आपके रूल्स, वैल्यूज़, मोरल्स, आपकी लैंग्वेज, बिलीव्स, ये तमाम चीज़ें नॉन मटेरियल कल्चर का पार्ट होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे अमेरिका के अंदर अगर आप किसी को स्माइल करके ग्रीट करते हैं, इट मीन्स दैट इज़ सिंबल ऑफ अटेंशन एंड दैट इज़ अ सिंबल ऑफ कॉन्फिडेंस। अमेरिका की ही एक ट्राइब नेवाहो नाम से, वहाँ पे अगर आप किसी के साथ आई एवर्ट करते हैं, मिसाल के तौर पे आई कांटेक्ट नहीं करते, आई एवर्ट करते हैं, तो उस चीज़ को सिंबल ऑफ रूडनेस समझा जाता है। और अमेरिका के अंदर ही अगर आप आंखों में आंखें मिलाकर बात करते हैं, सो आई कांटेक्ट करते हैं, तो इस चीज़ को सिंबल ऑफ अटेंशन समझा जाता है। सो ये चीज़ें कल्चर टू कल्चर वेरी करती हैं, और आपके कल्चर के जो बिहेवियरल कंडक्ट्स होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्योंकि वो आपके बिहेवियर्स को शेप करते हैं और आपका बिहेवियर उन तमाम चीज़ों की रिफ्लेक्शन होता है। इसकी एक और मज़ीद अगर मिसाल दे दूँ, जैसे अगर मैं बात करूँ कि अमेरिका में या वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर मोनोगैमी होती है, मीन्स यू कैन बी सिंसियर टू अ पार्टनर, टू अ सिंगल पार्टनर एट अ टाइम। ऑन दी अदर हैंड अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो यहाँ पे पॉलीगैमी होती है, एट अ टाइम यू कैन हैव मोर देन वन पार्टनर्स। सो ये आपकी वैल्यू है, और फिर उस वैल्यू के अंदर रहते हुए आप किस तरह से अपने पार्टनर के साथ बिहेव करेंगे, वो बिहेवियरल एक्सपेक्टेशंस आपके नॉर्म्स हैं।
आपके कंडक्ट और बिहेवियर हैं। सो ये तमाम चीज़ें नॉन मटेरियल कल्चर हैं और यकीनन आपके माइंड में इस वक्त बहुत सारे मटेरियल और नॉन मटेरियल कल्चर की एग्जांपल्स आ रही होंगी। सो अगर कोई इंटरेस्टिंग एग्जांपल्स हैं सो कमेंट सेक्शन में ज़रूर डिस्कस कीजिएगा। नेक्स्ट है एलिमेंट्स ऑफ कल्चर। एलिमेंट्स के हवाले से भी सवाल पूछा जाता है कि कल्चर के मेन एलिमेंट्स कौन से हैं। सो इनको भी जल्दी से डिस्कस कर लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल बिलीव्स आर दी डेफिनेशंस और एक्सप्लेनेशंस अबाउट व्हाट इज़ अज्यूम्ड टू बी ट्रू। वो तमाम चीज़ें जिन पे आपका यकीन है, आपका अकीदा है, जिसको आप सच मानते हैं, सही मानते हैं, वो आपका बिलीफ है। जैसे आपका बिलीफ है कि खुदा एक है, फॉर एग्ज़ाम्पल। सो बिलीफ वो हर चीज़ जिसको आप सच मानते हैं, ये भी कल्चर का पार्ट होते हैं, क्योंकि आपके कल्चर में मौजूद रिलीजन, आपका कल्चर आपको बता रहा होता है कि आपने किस चीज़ को सही मानना है। दूसरा है वैल्यूज़ बेसिकली सोशल अग्रीमेंट्स होते हैं कि किस चीज़ को आप अच्छा मानेंगे, किसको बुरा मानेंगे। मीन्स स्टैंडर्ड आइडियल्स, क्या अच्छा है, क्या बुरा है, क्या सही है, क्या गलत है, क्या डिज़ायरेबल है, क्या अनडिज़ायरेबल है, इसको आप वैल्यूज़ कहते हैं। और उन वैल्यूज़ के अंदर रहते हुए आप किस तरह से बिहेव करेंगे, रूल्स और बिहेवियर क्या होंगे जो कि सोशली डिफाइंड हैं, वो नॉर्म्स कहलाते हैं। अब मैं इनकी एक और मिसाल दे देती हूँ। जैसे मैंने पॉलीगैमी की मिसाल दी, वैसे एक और मिसाल है फ्रीडम ऑफ स्पीच या फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, जिसको वेस्टर्न सोसाइटीज़ के अंदर उनकी वैल्यू है फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन, और फिर वो अपनी फ्रीडम शो करते हैं। ऑन दी अदर हैंड, अगर आप इसी तरह से फ्रांस की अगर आप बात करें, वहाँ पे वो लिबर्टी की तरफ जाते हैं। कुछ अरसे पहले की बात है, आई डोंट रिमेंबर द ईयर, एग्जैक्ट ईयर, बट उन्होंने बहुत सारे मुस्लिम्स के अगेंस्ट वो थे इस चीज़ पर कि मुस्लिम्स जो हैं वो अपनी विमेन को पूरा व्हील से कवर कर देते हैं, उनकी लिबर्टी छीन लेते हैं। तो अगर आप मुस्लिम्स की बात करें तो उनकी वैल्यू है टू कवर देयर विमेन, बट फ्रांस के अंदर दे प्रमोट देयर वैल्यू इज़ लिबर्टी। सो ये वैल्यूज़ स्टैंडर्ड आइडियल्स होते हैं जो कि आपके बिहेवियर्स को अगैन रेगुलेट करते हैं और ये वेरी करते हैं फ्रॉम सोसाइटी टू सोसाइटी। सैंक्शंस क्या होती हैं? हर माशरे में जहाँ पे आज़ादी है वहाँ पे कहीं ना कहीं उनके मेंबर्स को कंट्रोल करने की भी ज़रूरत है, वरना तो वही बात है कि जानवरों का माशरा हो जाएगा, कोई भी किसी की जान ले लेगा, कोई भी किसी का रेप कर देगा। सो इन तमाम चीज़ों को कंट्रोल करने के लिए, लोगों के बिहेवियर को कंट्रोल करने के लिए, उनको नॉर्म्स सिखाने के लिए सैंक्शंस लगाई जाती हैं। सैंक्शंस का मतलब है अगर आप अच्छा काम करेंगे तो आपको रिवॉर्ड मिलेगा, और अगर आप गलत काम करेंगे, अगर आप डिविएट हो जाएंगे, अगर आप डिविएंट हैं, डिविएंट बिहेवियर शो करेंगे, सो आप पर सैंक्शन लगेंगे पनिशमेंट के तौर पर। आपको जेल हो जाएगी, फ़ाइन देनी पड़ेगी, या मे बी अगर आपने बहुत सीवियर कोई क्राइम कर दिया, मर्डर कर दिया, तो आपकी जान भी ली जा सकती है लॉ के थ्रू। सो ये सैंक्शंस होते हैं। सैंक्शंस फॉर्मल भी होते हैं, इनफॉर्मल भी होते हैं। इनफॉर्मल किस तरह से कि आपने कोई अच्छा काम किया है, फॉर एग्ज़ाम्पल, तो आपको किसी ने कोई अच्छे अल्फाज कह दिए, आपको अप्रिशिएट कर दिया। अगर आपने कोई गलत काम किया, फॉर एग्ज़ाम्पल आपने बाहर जाके किसी की गाड़ी का शीशा तोड़ दिया, डेट इज़ नॉट अ गुड थिंग। तो नेबर्स की तरफ से अगर आपको क्रिटिसाइज़ किया जाता है, आपको बुरा भला कहा जाता है, सो डेट इज़ अ नेगेटिव सैंक्शन, इनफॉर्मल है। और फॉर्मल किस तरह से होता है कि आपका जो लॉ है, जो आपकी स्टेट है, अगर वो आपको रिवॉर्ड दे या पनिश करे, जैसे बहुत से रिवॉर्ड्स हैं जो कि स्टेट्स की तरफ से दिए जा रहे होते हैं। इसी तरह से अगर आपने कोई बुरा काम किया तो स्टेट आपको पनिश करे, सो वो फॉर्मल सैंक्शंस होते हैं। और ये क्यों होते हैं? ताकि आपके बिहेवियर को कंट्रोल किया जा सके, सोशल कंट्रोल के लिए। एंड लास्ट वन इज सिंबल्स। सिंबल्स ऑलरेडी डिस्क्राइब कर चुकी हूँ दैट सिंबल्स के मीनिंग्स होते हैं जो कि कल्चर टू कल्चर वेरी करते हैं, और इन्हीं सिंबल्स को मीनिंग देके लोग एक दूसरे के साथ इंटरेक्ट करते हैं। जैसे पाकिस्तानी सोसाइटी में अगर आप किसी बच्चे के सर पे हाथ फेरते हैं तो डैट इज़ अ सिंबल ऑफ ब्लेसिंग। थाईलैंड में द सेम सिंबल गिव्स अ मीनिंग ऑफ कर्स। सो ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो कि एलिमेंट्स हैं बेसिकली कल्चर के, इनको भी माइंड में रखिएगा इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर CSS or any other exam. Now coming towards some important terms that are used in culture, and these are going to be important for you if you are preparing for MCQ test. ऑब्जेक्टिव्स वगैरह के लिए भी इस्तेमाल हो सकता है, और अगर कोई सब्जेक्टिव पेपर है तो उसमें भी ये चीज़ें आपके लिए हेल्पफुल होंगी। सो जल्दी से इन टर्म्स को कवर करते हैं। फर्स्ट टर्म है एथनोसेंट्रिज्म। एथनोसेंट्रिज्म का मतलब है जब आप में इतनी टेंडेंसी हो कि आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर पे सुपीरियर समझने लग जाए। मेरा कल्चर अच्छा है, उसका बुरा है। मेरा कल्चर जो है मेरा ड्रेस कोड अच्छा है, फलां कल्चर का ड्रेस कोड बुरा है। तो जब आप अपने कल्चर को या उसमें मौजूद किसी भी एलिमेंट को सुपीरियर समझते हैं दूसरों से कंपेयर करके, तो ये एथनोसेंट्रिज्म होता है। सब कल्चर का मतलब होता है वो तमाम डिस्टिंक्ट पैटर्न्स ऑफ लर्नड एंड शेयर्ड बिहेवियर लार्जर कल्चर के अंदर। बेसिकली सब कल्चर का मतलब होता है माइनॉरिटी कल्चर।
यानी एक ऐसा कल्चर जो कि मेजॉरिटी कल्चर से डिफरेंट खुसूसियात रखता है, डिफरेंट है, उसको आप सब कल्चर कहते हैं। अच्छा, इसमें डिफरेंट तरह के लोग आ जाते हैं, डिफरेंट पैटर्न्स आ जाते हैं, डिफरेंट ग्रुप्स आ जाते हैं। वो ग्रुप्स एथनिक भी हो सकते हैं, रेसेस भी हो सकते हैं, जेंडर भी हो सकते हैं, एज कैटेगरीज भी हो सकती हैं। सो इन वर्ड्स को भी समझ लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, क्लास क्या है? एक ऐसी सोशल कैटेगरी जो कि लोगों की इकोनॉमिक कंडीशन, इकोनॉमिक पोजीशन के ऊपर बेस करती है। जैसे अगर आप कहते हैं अपर क्लास, आप क्यों कहते हैं अपर क्लास? का मतलब है जिनके पास ज़्यादा पैसा है। मिडिल क्लास क्यों कहते हैं? उनकी इकोनॉमिक पोजीशन क्या है। मीन जब आप लोगों को उनकी इकोनॉमिक पोजीशन के हिसाब से क्लासेस में कैटेगराइज करते हैं तो वो कैटेगरी बेसिकली सोशल कैटेगरी क्लास कहलाती है। अच्छा, अब रेस की बात करते हैं। रेस का मतलब है सोशली कंस्ट्रक्टेड डिफरेंसेस बेस्ड ऑन फिजिकल ट्रेट्स। आप किसी के रंग, किसी के स्किन कलर, उसके फेशियल फीचर्स, उसके हेयर टाइप्स की वजह से जब उसको डिफरेंट तरह से डिफरेंट करते हैं, सोशली कंस्ट्रक्ट करते हैं, डिफरेंसेस बनाते हैं, तो उसको रेस कहते हैं। जैसे ब्लैक एंड वाइट एक रेस है। क्यों है? ब्लैक्स को उनके ख़ास फीचर्स, उनके स्किन कलर की वजह से आपने डिफरेंट किया हुआ है। सो जब आप फिज़िकल ट्रेट्स की वजह से सोशली लोगों के बीच में डिफरेंसेस क्रिएट करते हैं, सो वो डिफरेंस रेस कहलाता है। और यहाँ पे आप ब्लैक्स एंड वाइट्स वाली मिसाल ले सकते हैं। नेक्स्ट इज एथनिक ग्रुप। पीपल हु आइडेंटिफाई देमसेल्व एज अ डिस्टिंक्ट ग्रुप बेस्ड ऑन कल्चरल फीचर्स। जब लोग एक दूसरे को दूसरों से मुख्तलिफ करते हैं, कैटेगराइज करते हैं उनके ओरिजिन, लैंग्वेज, कस्टम या बिलीव्स की वजह से, तो उसको एथनिक ग्रुप कहते हैं। जैसे अफ्रीकन अमेरिकन एक एथनिक ग्रुप है। क्यों? क्योंकि उनका ओरिजिन डिफरेंट है, लैंग्वेज, कस्टम्स और बिलीव्स डिफरेंट है। आपने देखी होगी कैटेगराइजेशन, एशियन, अफ्रीकन और लैटिन अमेरिकन, ये 3 कैटेगराइजेशंस हैं। सो बेसिकली ये एथनिक ग्रुप्स हैं। जेंडर क्या है? पहले भी डिस्कस किया था। मेल और फीमेल के दरमियान में जो डिफरेंस है, जो बायोलॉजिकल डिफरेंस है, उसको तो आप सेक्स कहते हैं, जो कि पहला लेबल है जो हर इंसान को मिलता है ज़िंदगी में। जेंडर सोशली कंस्ट्रक्टेड है। जब आप सोशली मेल और फीमेल के दरमियान में डिफरेंस क्रिएट करते हैं, किस तरह से कि भाई मेल की क्या क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या क्या राइट्स हैं, और फीमेल्स के क्या क्या राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, क्या एक्सपेक्टेशंस और बिहेवियर्स हैं, ये सोशली कंस्ट्रक्टेड होती हैं। यानी जब आपकी बर्थ होती है, सो बाय बर्थ गर्ल्स को नहीं कहा जाता कि आपने आहिस्ता आवाज़ में बात करनी है, या आपने घर के काम करने हैं, या फिर आपने डोसाइल होना है, केयरिंग होना है। या मेल्स को बाय बर्थ नहीं कहा जाता कि आपको रोना नहीं है, आपको स्ट्रांग होना है, आपको कोई काम नहीं करना, आप सुपीरियर होंगे। ये चीज़ें हमारा माशरा है जो हमें सिखाता है, और ये वेरी कर रही होती हैं। हर सोसाइटी में डिफरेंट जेंडर्स के डिफरेंट रोल्स एंड एक्सपेक्टेशंस होते हैं। देन देयर इज़ एज। एज बायोलॉजिकल फैक्ट तो है, साथ ही साथ कल्चरली कंस्ट्रक्टेड है। क्यों? क्योंकि आपकी सोसाइटी आपको बताती है कि एक ख़ास एज में आपकी कौन कौन सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं। जैसे कौन सी एज है जिसमें आपका NIC बन सकता है, कौन सी उम्र है जिसमें आप ड्राइविंग कर सकते हैं, जिसमें आपको ड्रिंकिंग अलाउड हो सकती है, जिसमें आप शादी कर सकते हैं। ये डिफरेंट चीज़ें हैं जो आपको आपकी सोसाइटी बता रही होती है कि एक ख़ास एज है, इसके बाद आप ये चीज़ों में इन्वॉल्व होंगे। इसलिए एज सोशली कंस्ट्रक्टेड भी है, और ये चीज़ें भी हर कल्चर के अंदर एज रिलेटेड कैटेगरीज, एज कैटेगरीज रिलेटेड रूल्स वगैरह या फिर रोल्स, एक्सपेक्टेशंस हर कल्चर में वेरी करते हैं। कस्टम्स की अगर बात की जाए, सिंपल वो तमाम प्रैक्टिसेस जो कि एक कल्चर के, एक सोसाइटी के बहुत से लोग फॉलो करते हैं, उसको कस्टम कहते हैं। जैसे अगर आप फॉर एग्जांपल अगर आपके कल्चर के अंदर है कि आपसे कोई भी मिलने के लिए आएगा तो आप उसको शॉल उड़ाएंगे, उसको स्माइल से ग्रीट करेंगे, तो ये आपकी कस्टम है। देन जीनोसेंट्रिज्म इज अपोजिट टू एथनोसेंट्रिज्म दैट वी हैव डिस्कस्ड इन द स्टार्ट। इसका मतलब है जब आप अपने कल्चर को दूसरे कल्चर से लो समझते हैं, दूसरे कल्चर्स को आप जब ज़्यादा वैल्यू देते हैं, हायर समझते हैं, सुपीरियर समझते हैं अपने कल्चर से, तो इसको जीनोसेंट्रिज्म कहा जाता है। सामने वाला फलां जो कल्चर है, उनकी ये ट्रेड्स मुझे बहुत पसंद है, उनकी फलां वैल्यू मुझे बहुत पसंद है, इट मीन्स आप उनको सुपीरियर समझते हैं। देन कल्चरल लैग क्या है? कल्चरल लैग का मतलब है, लैग का मतलब होता है गैप। जब आपके माशरे में टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस हो गई हैं, बट आपका कल्चर टाइम लेता है, आपका नॉन मटीरियल आस्पेक्ट ऑफ कल्चर टाइम लेता है उसे कैचअप करने में, और इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो जाते हैं, कॉन्फ्लिक्ट्स भी आते हैं, तो इसको लैग कहते हैं। मिसाल के तौर पर एक वैक्सीन ईजाद हो गई है किसी बीमारी की। अब आपका नॉन मटीरियल कल्चर, आपके बिलीव्स आपसे कह रहे हैं भाई वो वैक्सीन आप यूज़ नहीं कर सकते, उसमें नशा है।
अब उसको अडॉप्ट करने में आप टाइम लेंगे, जो बीच में एक गैप आ जाएगा वो कल्चरल लैग है, और इसकी वजह से डिफरेंट प्रॉब्लम्स भी क्रिएट होते हैं. सो द टाइम, if your culture takes time to catch up with technological innovation, this is basically what you call cultural lag. देन हाई कल्चर क्या होता है? ऐसा कल्चर जो कि हाईएस्ट स्टीम समझा जाता है, आपके माशरे के जो इलीट्स हैं, अपर क्लास लोग हैं जो फॉलो कर रहे होते हैं ट्रेंड्स वगैरह, उसको हाई कल्चर कहते हैं. जैसे जो बड़े बड़े लोग हैं, होता है ना कि सेरेमनीज़ होती हैं कि एक ऐसी जगह है जहाँ पे बैठ के सॉन्ग सुनेंगे, क्लासिकल सॉन्ग सुनेंगे, और फीमेल्स हैं जो कि डांस वगैरह कर रही होंगी. सो इस तरह की जो सेरेमनीज़ हैं, ये एलीट क्लास के जो लोग हैं वो कर रहे होते हैं, पार्टीज़ कर रहे हैं और डिफरेंट तरह की इस तरह की चीज़ें अटेंड कर रहे हैं. पॉपुलर कल्चर वो होता है जो कि बेसिकली मेन स्ट्रीम होता है आपके कल्चर का. ऐसी चीज़ जो आम तौर पर लोग कर रहे होते हैं वो पॉपुलर कल्चर है. लास्ट में मल्टी कल्चरलिज्म को अगर डिफ़ाइन करना है तो मैं आपको एक एग्जांपल से बताऊंगी, आपको समझ आ जाएगा. मल्टी कल्चरलिज्म का बेसिकली मतलब है एक सैलेड का बाउल. एक बाउल है सैलेड का जिसमें डिफरेंट तरह के इंग्रेडिएंट्स मौजूद हैं. हर इंग्रेडिएंट का अपना अपना टेस्ट है, लेकिन जब वो मिलकर उस बाउल में आके सैलेड बना रहे हैं तो एक नया टेस्ट दे रहे हैं, खूबसूरती लेके आ रहे हैं. इसी तरह मल्टी कल्चरलिज्म का भी मतलब है कि आपके माशरे के अंदर इमिग्रेंट्स आ गए, कम्युनिटीज़ आ गई, आपने चीज़ों को एक्सेप्ट कर लिया, आपने अडॉप्ट कर लिया, जिसकी वजह से अब आपके माशरे में डिफरेंट कल्चर को मानने वाले लोग हैं. हर किसी का अपना अपना कल्चर है, लेकिन जब वो मिल रहे हैं तो वो एक नया टेस्ट दे रहे हैं, डाइवर्सिटी आ रही है सोसाइटी में, जिसको आप मल्टी कल्चरलिज्म कहते हैं. लास्ट में एसिमिलेशन का मतलब होता है एब्जॉर्प्शन, और ये ख़ास तौर पे इमिग्रेंट्स के लिए यूज़ होता है. यानी जब आप कहीं पर रहने के लिए जा रहे हैं और किसी कल्चर के किसी भी एस्पेक्ट को, जो डोमिनेंट कल्चरल ग्रुप है उसके एस्पेक्ट्स को एब्जॉर्ब करते हैं, अडॉप्ट कर लेते हैं, उनके कल्चरल कैरेक्टरिस्टिक्स को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो इसको एसिमिलेशन कहते हैं. इसकी आम सी मिसाल है जब प्रिंस और प्रिंसेस केट आए थे पाकिस्तान में विज़िट के लिए, तो प्रिंसेस ने पाकिस्तानी ड्रेस वेयर किया था. दैट वाज द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ एसिमिलेशन, कि वो एक इमिग्रेंट थी, लेकिन जब वो यहाँ पर आई तो उन्होंने जो डोमिनेंट ग्रुप था उनका ड्रेस कोड पहनकर यूनिटी शो की, या एसिमिलेट हो गई, एब्जॉर्ब हो गई यहाँ के कल्चर में. इसी तरह से आप अगर कहीं यूरोपियन कंट्रीज़ के अंदर फॉर एग्जांपल जाते हैं और वहाँ जाके आप उनकी ड्रेस कोड फॉलो करते हैं, उन्हीं की तरह से रहन सहन स्टार्ट कर देते हैं, तो आप बेसिकली एब्जॉर्ब हो जाते हैं वहाँ के कल्चर में, उस कल्चर को अपने अंदर एब्जॉर्ब कर लेते हैं जो कि डोमिनेंट ग्रुप का कल्चर है. सो दिस वॉज ऑल अबाउट दी कल्चर. आप इस वीडियो को ज़रूर पूरा विज़िट कीजिएगा और इसको अंडरस्टैंड करने की कोशिश कीजिएगा, और मुझे बताइएगा कमेंट सेक्शन में वॉज इट हेल्पफुल और नॉट. और ये आप लोगों के लिए बहुत हेल्पफुल होने वाली है. कल्चर से रिलेटेड कोई भी अगर सवाल आता है तो आप इस वीडियो को पूरा देखने के बाद